तारीख में कुछ ऐसे लम्हात आते हैं जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख देते हैं। आज हम एक ऐसी ही इजाद की कहानी जानेंगे जिसने ना सिर्फ एक आलमी जंग का खात्मा किया बल्कि एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक दौर की बुनियाद भी रखी। और ये बात सच कहूं तो कोई मुबालगा नहीं है। एटम बम ने इंसानियत को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां उसने अपनी ही फना की ताकत हासिल कर ली थी। ये एक नाकाबिले वापसी लम्हा था। तो सवाल यह है कि आखिर इंसान इस मकाम तक पहुंचा कैसे? चलें इस कहानी की तह में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे खौफ, साइंस और जंग ने मिलकर तारीख का सबसे मोहलिक हथियार तख्लीक किया। अच्छा, तो इस कहानी का आगाज होता है दूसरी जंग अजीम के साये में। एक ऐसा खौफ जिसने दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को एक ऐसी दौड़ में शामिल होने पर मजबूर कर दिया जिसके नताइज का खुद उन्हें भी अंदाजा नहीं था। देखें, 1939 में यूरोप जंग की आग में जल रहा था। तब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अमेरिकी सदर रूजवेल्ट को खबरदार किया कि नाजी जर्मनी शायद एटम बम बनाने के बहुत करीब है। लेकिन अमेरिका फिर भी जंग से दूर रहा, यहां तक कि दिसंबर 1941 में पर्ल हार्बर पर जापानी हमले ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो इसी खतरे को भांपते हुए शुरू हुआ मैनहट्टन प्रोजेक्ट। ये कोई आम मंसूबा नहीं था। ये एक इंतहाई खुफिया, बेतहाशा महंगा और एक बेमिसाल मिशन था जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, नाजियों से पहले एटम बम तैयार करना। और यहीं पर कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है, यानी इस प्रोजेक्ट के साइंसी सरबराह का इंतखाब। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर बज़ाहिर एक बहुत अजीब इंतखाब लग रहे थे। ना कोई नोबल इनाम, मशकूक सियासी ताल्लुकात, लेकिन फिर भी जनरल लेस्ली ग्रूज ने उन पर ही भरोसा किया। और सच पूछें तो यही फैसला इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह बना। तो प्रोजेक्ट तो शुरू हो गया। अब बारी थी थ्योरी को हकीकत में बदलने की। और न्यू मेक्सिको के सहरा में तारीख हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जरा तस्वुर करें, न्यू मेक्सिको के बीचों बीच लॉस अलामोस की एक खुफिया लेबोरेटरी में ओपेनहाइमर की टीम दिन रात काम कर रही थी। उन्होंने दो अलग अलग डिज़ाइन के बम बनाए। एक था लिटिल बॉय जो यूरेनियम पर मबनी था और दूसरा फैट मैन जो प्लूटोनियम पर मबनी एक ज्यादा पेचीदा डिज़ाइन था। लेकिन आप जानते हैं, साइंसदान खुद भी पूरी तरह नहीं जानते थे कि वो क्या बना रहे हैं। कुछ को तो ये हकीकी डर था कि कहीं ये पहला टेस्ट एक ऐसा चेन रिएक्शन न शुरू कर दे जो पूरी दुनिया को ही जलाकर राख कर दे। और फिर वो दिन आया, 16 जुलाई 1945 की सुबह, ट्रिनिटी टेस्ट का वक्त। जब धमाका हुआ तो उसने एक मसनूई सूरज बना दिया और एक ऐसी ताकत का मुजाहरा किया जो इंसानी तसव्वुर से भी बाहर थी। इसी लम्हे इन साइंसदानों को एहसास हुआ कि उन्होंने क्या चीज़ बना डाली है। इस धमाके को देखकर, इसकी तबाकुन खूबसूरती को देखकर ओपेनहाइमर के जहन में हिंदुओं की मुक़द्दस किताब भगवद गीता की एक लाइन गूंजने लगी। ये अल्फाज उस कामयाबी के साथ जुड़े हुए खौफनाक बोझ की बेहतरीन आकासी थे। टेस्ट तो कामयाब हो गया, लेकिन अब एक इससे भी बड़ा और शायद ज्यादा मुश्किल सवाल सामने आ खड़ा हुआ था। क्या इस हथियार को इस्तेमाल किया जाना चाहिए? यूरोप में जंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन बहरिल काहिल में जापान के खिलाफ जंग अभी भी पूरी शिद्दत से जारी थी। जर्मनी तो हार मान चुका था, लेकिन जापान वो हथियार डालने को बिल्कुल तैयार नहीं था। पॉट्सडैम कॉन्फ्रेंस में इत्तेहादियों ने जापान को साफ साफ कह दिया, या तो गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दो, वरना ऐसी तबाही के लिए तैयार रहो जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। और फिर 6 अगस्त 1945 लिटिल बॉय नामी बम हिरोशिमा पर गिरा दिया गया। पलक झपकते ही तकरीबन 80,000 जिंदगियां खत्म हो गईं। सिर्फ 43 सेकेंड। एनोला गे नामी जहाज से गिरने के सिर्फ 43 सेकेंड बाद एक पूरा शहर राख के ढेर में बदल गया। जो लोग वहां थे उनके लिए ये किसी क़यामत से कम नहीं था। एक अंधा कर देने वाली रोशनी और उसके बाद नाकाबिले तसव्वुर तबाही। हैरत की बात यह है कि हिरोशिमा की इतनी बड़ी तबाही के बाद भी जापान ने सरेंडर नहीं किया। इसके ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त को फैटमैन बम नागासाकी पर गिरा दिया गया। नागासाकी पर हमले के बाद आखिरकार जापान ने हथियार डाल दिए और इसके साथ ही दूसरी जंग अजीम तो खत्म हो गई। लेकिन एक नए और शायद ज्यादा खौफनाक दौर का आगाज हुआ, यानी एटमी दौर। देखें, इस एक इजाद ने दुनिया को कैसे बदल डाला। एक तरफ अमेरिका में जीत का जश्न मनाया जा रहा था, तो दूसरी तरफ एक नया गहरा खौफ दुनिया पर छा रहा था। और यहीं से अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच सर्द जंग की शुरुआत हुई, जिसकी बुनियाद ही न्यूक्लियर हथियारों की दौड़ थी। और इसी दौर में एक नज़रिया सामने आया जिसे कहते हैं म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन या MAD। मतलब बहुत सादा था।
अगर एक मुल्क ने एटमी हमला किया तो दूसरा मुल्क भी जवाबी कार्रवाई में उसे तबाह कर देगा और आखिर में दोनों ही खत्म हो जाएंगे। शायद इसी खौफ ने दुनिया को एक और आलमी जंग से बचाए रखा। ये हथियारों की दौड़ इतनी बड़ी कि 1986 तक दुनिया में तकरीबन 70,000 न्यूक्लियर हथियार जमा हो चुके थे। आज ये तादाद कम होकर तकरीबन 12,500 है। लेकिन सोचिए, ये तादाद भी पूरी दुनिया को कई बार खत्म करने के लिए काफ़ी है। जिस शख्स ने ये बम बनाने में मरकज़ी किरदार अदा किया, यानी ओपनहाइमर, वो खुद इसकी तबाही से सबसे ज़्यादा वाकिफ़ था। जंग के बाद उसने साफ साफ कहा कि ये हथियार कितने बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकता है और वो अपनी बाकी ज़िंदगी इसके कंट्रोल के लिए आवाज़ उठाता रहा। तो आखिर में बात यह है कि अगरचे हिरोशिमा और नागासाकी को कई दहाइयां गुजर चुकी हैं, हम आज भी उसी एटमी दौर में जी रहे हैं। ये हथियार आज भी मौजूद हैं और इनका साया आज भी इंसानियत के सर पर मंडला रहा है। सवाल ये नहीं कि ये दौर कब खत्म होगा, बल्कि ये है कि हम इसके साथ जीना कैसे सीखेंगे।